गुड मॉर्निंग। ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य शाह आज आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड इतिहास विषय के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इतिहास विषय हमारे एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एग्ज़ाम के अधिकतर क्वेश्चंस इसी इतिहास विषय से पूछे जाते हैं। ये इतिहास विषय प्रारंभिक परीक्षा में तो अपनी भूमिका निभाता ही है, साथ ही मेंस में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। साथ ही जो स्टेट पीसीएस स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे राज्य के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन राज्य के एग्ज़ाम्स में भी इतिहास का वेटेज एक अच्छा खासा रहता है, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इतिहास के मिलते हैं। तो आज इतिहास को हम समझेंगे। ये एक प्रारंभिक क्लास है जिसमें हम इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अध्ययन के क्रम की दृष्टि से इतिहास विषय को 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक इतिहास, जिसको हम प्राचीन इतिहास के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, इतिहास किस तरह से मानव जीवन में प्रविष्ट हुआ, इसके बारे में हम प्रारंभिक इतिहास या प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे में जब हम जंप करते हैं तो इसमें हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और इनके द्वारा जो विभिन्न इमारतें, स्थापत्य, कला इत्यादि है, उसको मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु से लेकर से लेकर 1947 तक के भारत के स्वतंत्रता का इतिहास हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो खंड उठाने वाले हैं उसमें है, उसका नाम है आधुनिक भारत, और आज हम आधुनिक भारत के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शनली चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत का में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो आपको यूरोपीय कंपनियों से पूछे जाएंगे, या आपसे पूछे जाएंगे गांधी युग से, या आपसे पूछे जाएंगे या आपसे पूछे जाएंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आधुनिक भारत है वो एक हमारा इम्पोर्टेंट खंड बनकर उभर कर सामने आता है। तो आधुनिक भारत को स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आधुनिक भारत 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से स्टार्ट होता है, और 1707 के बाद इस खंड में हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले 8 सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, या 8 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इन 8 सुल्तानों के बाद हम ये पढ़ते हैं कि इनमें से एक सुल्तान है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, और उसके समय पे बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ है। जैसे बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, पंजाब है। तो 8 सुल्तान जो मुगल सत्ता के केंद्रीय धुरी थे, उनके बारे में
उनके एक राजा जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला है, उसके समय पे बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ है, जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। उन्होंने भारत में एक व्यापारिक दृष्टि से तो कदम रखा ही साथ उन्होंने किस तरह से अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार कर पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों द्वारा लड़े गए युद्ध। जिसमें हम ये पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, पंजाब के साथ युद्ध है रणजीत सिंह के साथ, उसके बाद मैसूर के साथ युद्ध है टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ, उसके बाद बंगाल का युद्ध है। तो इन सारे युद्ध में यूरोपीय कंपनियों ने किस तरह से अपनी सर्वोच्चता स्थापित की, इसी को हम इस यूरोपीय कंपनी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। व उसका विस्तार। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में अपनी जड़ें जमाना शुरू किया तो किस तरह से उन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया, किस तरह से उनकी आर्थिक नीतियां बनी भारत में, उसी को हम ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये राज्य के हिसाब से या ग्रुप सी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी, और अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इनको डीप पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और उसके विस्तार के बाद हम पढ़ते हैं 1857 का महाविद्रोह। के महाविद्रोह के पश्चात हम ये देखेंगे कि किस तरह से 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बड़ा झटका दिया, और उसके बाद किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर भारत में अपना विस्तार जारी रखा है। 1857 के महाविद्रोह के बाद हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम। के अधिनियम के बाद हम जनरली बुक्स में देखने को मिलता है कि इसके बाद जो इतिहास शुरू होता है वो है कांग्रेस का गठन। सन 1885। कांग्रेस के गठन से पूर्व भी हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है कि कांग्रेस के गठन से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं भारत में एस्टैब्लिश्ड हुई। पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस के गठन से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं भारत में एस्टैब्लिश्ड हुई। कांग्रेस के गठन के बाद हम देखेंगे बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के बाद सूरत में कांग्रेस का विघटन। इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो है मुस्लिम लीग का गठन। सूरत में कांग्रेस विघटन के बाद हम देखेंगे मानले मिंटो सुधार, और उसके बाद ये जो एरा चल रहा है ये 1909 का एरा है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और उससे रिलेटेड घटनाएं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारा पार्ट फर्स्ट बन रहा है जिसमें हम सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं कि आधुनिक भारत को पढ़ने के क्रम में बच्चे कंफ्यूज ना हों
और आधुनिक भारत को बहुत ईजिली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। तो आधुनिक भारत में हमने ये देखा कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसकी गद्दी पर 8 राजा, उसके आने वाली पीढ़ी के 8 राजा बैठते हैं। उन 8 राजाओं में एक राजा ऐसा है जिसके समय पे मुगल साम्राज्य बिखर रहा है और उस राजा का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। उसके समय पे स्वतंत्र राज्यों का उद्भव होता है और बहुत सारे स्वतंत्र राज्य जैसे बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मैसूर इत्यादि, ये सारे स्वतंत्र राज्य उसके समय पे स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। उसके आगमन के बाद यूरोपीय कंपनी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों को हम अपने अध्ययन के क्रम में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब यूरोपीय कंपनियां एस्टैब्लिश्ड हो गई हैं तो किस तरह से ब्रिटिश ने अपनी औपनिवेशिक नीति का विस्तार किया है और उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब इन आर्थिक नीतियों से की एक चरम परिणति होती है तो उसका जो विद्रोह फूटता है वो 1857 के महाविद्रोह के रूप में भारत में सामने आता है। 1857 के महाविद्रोह के रूप के बाद 1858 का अधिनियम, जिसको हम ताज का शासन भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 1858 के बाद एक संस्था का गठन हुआ है जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का गठन हम पढ़ते हैं और उससे भी पूर्व हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस के गठन से पूर्व भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं इस्टेब्लिश्ड हुई हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद सूरत में कांग्रेस का विघटन, क्योंकि यहाँ पे 2 गुट होते हैं कांग्रेस में, एक होता है गरम दल और एक होता है नरम दल। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सूरत में कांग्रेस का विघटन। उसके बाद हम पढ़ते हैं मालवीय मिंटो सुधार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है इन दोनों के बीच की। ठीक है, बंगाल विभाजन और सूरत के विघटन से पहले एक महत्वपूर्ण घटना और इस्टेब्लिश्ड है जिसका नाम है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध और उससे संबंधित घटनाएं। तो आशा करता हूँ ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट है आपको पसंद आया होगा और इसके आगे का डिस्कशन हम पार्ट सेकंड में करेंगे। धन्यवाद।